गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में पढ़ा था। भारत को 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला था उत्तरी और उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा गंगा का मैदानी प्रदेश, तीसरा दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, चौथा तटीय मैदान, पांचवा थार का मरुस्थल और छठा द्वीप समूह है। पिछले वीडियो में हमने उत्तरी और उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश और गंगा के मैदानी प्रदेश के बारे में पढ़ लिया था। आज हम दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे। गंगा के मैदानी प्रदेश के दक्षिण में दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार स्थित है, यानी गंगा के मैदानी प्रदेश के दक्षिण की तरफ दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, यानी ये त्रिभुजाकार आकृति का है। इसकी उत्तरी सीमा पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी स्थित है। उत्तर पश्चिम में अरावली, पश्चिम में पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ जिसे सह्याद्री कहते हैं स्थित है। पूर्व में पूर्वी घाट की पहाड़ियों के अपरदित अवशेष हैं और दक्षिण में नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत श्रेणी स्थित है। मानचित्र से अगर हम समझें तो इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं वो इस प्रकार है। पहला है जो ऊपर का हिस्सा है, उत्तर की तरफ से लेकर उत्तर पूर्व की तरफ जो फैली हुई पर्वत श्रृंखला है, इसको हिमालय पर्वत श्रृंखला या उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। उसके जस्ट दक्षिण की तरफ जो मैदानी प्रदेश है, जिसको जो गंगा, यमुना इन और इनकी सहायक नदियों द्वारा जो जलोढ़ मिट्टी लाकर जो बनाया गया मैदान है, इसको गंगा का मैदानी प्रदेश के नाम से जानते हैं। और इसके दक्षिण में स्थित जो त्रिभुजाकार आकृति है, उसको हम दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं। प्रायद्वीप का मतलब होता है जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ हो। तो एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, दूसरी ओर हिंद महासागर है, तीसरी तरफ अरब सागर है। तो ये तीन ओर से जल से घिरा हुआ है। चौथा प्रदेश था जो तटीय प्रदेश, यानी जो समुद्र तट के किनारे बसे हुए प्रदेश हैं, जो दोनों ओर है, इसके प्रायद्वीपीय पठार के दोनों तरफ है, पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ स्थित हैं। इनको तटीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। पांचवा था थार का मरुस्थल और छठा है द्वीप समूह है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और जो लक्षद्वीप है, ये द्वीप समूह है। तो इस प्रकार 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया था। प्रायद्वीपीय पठार है वो दक्षिण के अंदर स्थित होने के कारण दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। इसके उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणी स्थित है और उत्तर पश्चिम में विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अलावा ये जो है दक्कन का पठार है, पश्चिमी घाट है, ये स्थित है। और दक्षिण में देखें तो अन्नामलाई है, नीलगिरी है, ये पर्वत श्रेणियाँ स्थित है। पूर्व में पूर्वी घाट के जो अपरदित अवशेष हैं वो मिलते हैं। इसके अलावा इसमें नदियों में देखें तो नर्मदा है, तापी है, महानदी है, कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है, आदि जो नदियां हैं वो इस क्षेत्र में बहती है। खनिज की दृष्टि से भी यह क्षेत्र है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण पाया जाता है। सर्वाधिक खनिज संपदा है वो इसी क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा जो जनजातीय लोग हैं, जनजाति जो आबादी के लोग हैं, वो सबसे अधिक इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस प्रकार जो है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है वो एक महत्वपूर्ण प्रदेश माना जाता है। अब दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या क्या है, इनकी प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है वो पढ़ेंगे। तो पहला है इसकी प्रमुख विशेषताओं में कि इस प्रदेश का जो धरातल है वो पथरीला व उबड़ खाबड़ है, क्योंकि चारों ओर पर्वत श्रेणियाँ स्थित है, इसलिए इस प्रदेश का जो धरातल है वो पथरीला है और उबड़ खाबड़ है। इसमें कई छोटे पठार जैसे दक्कन का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है आदि स्थित है, यानी पठारी भूमि है। तो छोटे और बड़े सभी प्रकार के पठार पाए जाते हैं। दक्कन का लावा पठार अपनी उर्वरता हेतु प्रसिद्ध है, यानी दक्कन के पठार में लावा मिट्टी निकलती है जो कपास की उत्पादन के लिए जो श्रेष्ठ मानी जाती है। तो इसलिए कपास उत्पादन में ये प्रदेश है वो अग्रणी है, सब यानी प्रथम स्थान है। कपास का उत्पादन है वो सर्वाधिक होता है। इसके दोनों ओर तटों पर तटीय मैदान स्थित है, जिनका निर्माण यहाँ की पर्वत श्रेणियों से निकली नदियों और समुद्री क्रियाओं द्वारा हुआ है। यानी या तो जो इनका निर्माण है वो समुद्र जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनसे निकलने वाली जो नदियाँ हैं उनके द्वारा, और जो समुद्री क्रियाएँ जो ज्वार भाटा वगैरह है, तूफान वगैरह है, उनमें चक्रवात वगैरह उनके कारण हुआ है। देश की जो अधिकतर जनजातीय आबादी है
विंध्य, सतपुड़ा, मैकाल, छोटा नागपुर, सह्याद्री की पहाड़ियों तथा वनों में रहते हैं। जो जनजातीय लोग होते हैं वो या तो जंगलों में रहते हैं या फिर पहाड़ियों में ज़्यादा रहते हैं। तो देश की जो ज़्यादातर जो जनजातीय आबादी के लोग हैं वो या तो इन इलाकों में यहाँ पे ही रहते हैं। तो जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा है, मैकाल है, छोटा नागपुर है, सह्याद्री आदि पहाड़ियों में रहते हैं या फिर जंगलों में निवास करते हैं। इसके अलावा यहाँ रबड़ व चाय, कॉफ़ी के बागान भी है। जो पहाड़ों की ढलान है उन क्षेत्रों में रबड़, चाय और कॉफ़ी के बागान स्थित है। इनके अलावा ये मसालों के लिए ये प्रदेश है वो बहुत ही मशहूर है, प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में भी, मध्यकाल में भी जो विदेशी जो व्यापारी थे, यूरोप से आने वाले हैं, एशिया के जो विभिन्न देशों से जो व्यापारी आते थे, उनका व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता था, क्योंकि यहाँ के मसाले हैं वो विश्व प्रसिद्ध थे। इस प्रकार मसालों की व्यापार की दृष्टि से भी यह प्रमुख केंद्र प्राचीन काल में था। प्रदेश के कुछ इलाकों में घनी वन संपदा भी पाई जाती है, क्योंकि नदियाँ भी काफ़ी निकलती है और पर्वतीय श्रेणी होने के कारण यहाँ पर घनी वन संपदा पाई जाती है। और घनी वन संपदा होने के कारण वन्य जीव भी खूब पाए जाते हैं। इस प्रकार हमने इसकी विशेषताएं पढ़ी। अब क्या है कि पठार के अंदरूनी इलाकों में जो बीच का भाग है उन इलाकों में वर्षा की कमी और अनियमितता के कारण कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, यानी विपरीत प्रभाव पड़ा है। क्योंकि मानसूनी जो वर्षा है वो यहाँ पर समय पर नहीं होती है, या तो अधिक हो जाती है या फिर समय पर नहीं होती है, जिसके कारण कृषि पर विपरीत प्रभाव पड़ा है, उल्टा प्रभाव पड़ा है। या तो अकाल पड़ने के कारण कृषि बीच में सूख जाती थी, या बाढ़ आने के कारण बह जाती थी। लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे जल संचयन की पारंपरिक जो पद्धति है, यानी उन पर नहरों के ऊपर जो नदियां हैं उनके ऊपर बांध बनाकर नहरी सिंचाई प्रणाली है उनके द्वारा, या सिंचाई के साधनों के विकास है, जो नए नए जो सिंचाई के साधन हैं उनके द्वारा, वह शुष्क कृषि की वैज्ञानिक जो तकनीक का विस्तार के कारण यहाँ की कृषि वर्षा की अनिश्चितता से निजात पाने में धीरे धीरे समर्थ हो रही है। यानी वैज्ञानिक जो तकनीक है, कृषि की जो नई नई तकनीकें आ रही है, बूंद बूंद जैसे फव्वारा पद्धति है, मिनी फव्वारा पद्धति है आदि है, और शुष्क जो नए नए कृत्रिम जो बीज तैयार किए जाते हैं जो कम पानी की वजह से भी वो तैयार हो जाते हैं, तो शुष्क कृषि है वो भी हो रही है। इसके कारण अब क्या है, यहाँ पर कृषि से जो वर्षा से जो निर्भरता थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, और इस क्षेत्र में काफ़ी कृषि होने लगी है। इन सभी कारणों से कृषि उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई है। यानी ये जो उपयुक्त कारण है इनके कारण कृषि उत्पादन में इसमें आशा के अनुरूप वृद्धि हुई है, विकास हुआ है। इस प्रकार हमने प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ा। अब प्रश्न पूछ सकते हैं इससे एग्जामिनर कि जैसे मान लो कि भारत के कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है भारत को, किसी एक का वर्णन करो, तो उसमें हम जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका वर्णन कर सकते हैं आसानी से। दूसरा है दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार का वर्णन कीजिए, सीधा प्रश्न भी पूछ सकता है। दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी, तो विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा था कि इसमें ये धरातल है, पथरीला है, उबड़ खाबड़ ज़मीन है। इसके अलावा यहाँ पे पठार पाए जाते हैं, और अधिकांश जो खनिज संपदा है वो यहीं पे पाई जाती है, और लावा मिट्टी होने के कारण ये कपास के अंदर सर्वश्रेष्ठ जो है होने के कारण कपास की फसल है वो सबसे ज़्यादा होती है, और तटीय मैदान है स्थित दोनों स्थित है, और जनजातीय आबादी सर्वाधिक पाई जाती है। रबड़, चाय, कॉफ़ी के बागान है, मसालों के लिए प्रसिद्ध है, घनी वन संपदा व जैव विविधता पाई जाती है। इस प्रकार से अगर देखें तो ये महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है, पर्यटन की दृष्टि से भी इसको महत्वपूर्ण मान सकते हैं। इस प्रकार हमने दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।